एनर्जी है ना। देखो मैं बिल्कुल थका हुआ हूं, लेकिन कितनी एनर्जी है। आप लोगों के पास भी एनर्जी दिखना चाहिए बेटा, बिल्कुल एनर्जेटिक होके तभी मजा आएगा आप लोगों को। तो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? आप लोगों ने बताया, अभी इनिशियल में पढ़ रखा है, कौन बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? एनीवन? या आपने ये चैप्टर पढ़ा है, उसके यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा है? सभी लोग बताओ भाई, क्या बात है? ओके, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए धीरे धीरे बोलोगे, सभी लोग बोलोगे, चिल्लाओगे, खूब चिल्लाओगे। और बहुत जल्दी, बस एक दो क्लास हो जाने दो, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है। सबसे पहले मैकेनिक्स का मतलब हम लोग समझते हैं, दिस इज सिंपली स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अभी मोशन और रेस्ट तो सबको मालूम होगा। मोशन और रेस्ट क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग अभी देखेंगे भी। मोशन का मतलब क्या होता है और रेस्ट का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है। अभी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें एक ब्रांच होती है दैट इज काइनेमेटिक्स, एक ब्रांच होती है दैट इज डायनामिक्स, और एक ब्रांच होती है उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। अभी काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, अभी आप लोग आगे सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, या और जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, हर चैप्टर को हम तीन फ्रेम में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। देखो बच्चों, सबसे पहले जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सभी लोग मेरे को सुन रहे हैं ध्यान से, तो ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्टेट्स जाता है या अब्रॉड जाता है, वहां पर कोई आपको इंडियन मिलता है, तो आपसे क्या पूछता है सबसे पहले? आप कहां से हैं? इंडिया से हैं? आप बोलते हैं हाँ इंडिया से हैं भाई, ठीक है। इंडिया में कहां से हैं? यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, तो आप बोलते हैं यूपी से। यूपी में कहां से हैं भाई? हम लोग इलाहाबाद से हैं, बनारस से हैं, या कहीं और किसी शहर से हैं। इसका मतलब है कि आप जब जितना स्पेसिफाई करते जाएंगे उतना उसके बारे में आपको क्लियर होता जाएगा। ये तो बात सभी को क्लियर है। अभी यहाँ पर हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए, इसका मतलब फिजिक्स एक सब्जेक्ट था, और उस फिजिक्स सब्जेक्ट में से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और उन ब्रांचेस में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, बहुत सारे ऐसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आते हैं। उसमें से फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच हुआ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अगर आप किसी भी एग्जाम में देखो तो ऑलमोस्ट 30% जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस में भी 30% के करीब रेशियो इसका रहता है। सो स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अभी देखो, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच हो गया, डायनामिक्स एक ब्रांच हो गया, स्टैटिक्स एक ब्रांच हो गया। अभी काइनेमेटिक्स जो ब्रांच हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ मोशन विदाउट स्टडीइंग कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी पढ़ दिया हमने, चलो समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जो वेरिएबल्स हैं मोशन के, क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एक वेरिएबल, भाई कोई बॉडी मोशन में है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। इनका जो आपस में रिलेशन होता है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, और वही ब्रांच है हमारा काइनेमेटिक्स। इसके बाद अपनी बारी आती है डायनामिक्स की। डायनामिक्स को देखो बेटा क्या है, इट इज द अनदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी कॉज ऑफ मोशन। और मोशन का सबसे बड़ा कॉज होता है, क्या कॉज होता है मोशन का? सबसे बड़ा फोर्स। ये क्लियर है सभी को? सभी लोग क्लियर है भाई? आप लोग क्योंकि बोल नहीं रहे, एनर्जी नहीं दिख रहा, इसलिए मैं फील नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, आपको यहाँ पर देखें, प्रतीति बेटा आपको क्लियर है यहां तक? प्रतीति? यस सर, यस सर, यस सर। हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा मैकेनिक्स में? स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। देन उसके तीन ब्रांच होते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, डायनामिक्स होता है, एंड नेक्स्ट वन इज सिंपली स्टैटिक्स। आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक्स में क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी देखो बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अभी ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, एक कंडीशन कंफर्म है, यहां पर नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा दैट विल बी जीरो।
एफ एक्सटर्नल या एफ नेट अपन लोग कह सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, दैट्स इट, इतना हम लोग कह सकते हैं। तो अभी ये जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, किसी भी एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि डायनामिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, पर हमारे लिए ये नेसेसरी है, ये समझना नेसेसरी है, फील करना नेसेसरी है। तो ये सभी को क्लियर हो गया। पहले देखो भाई, किसी को अगर इसमें डाउट है, किसी को भी डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, एनीवन? नो सर, क्लियर। ओके, दैट मींस सभी को क्लियर हो गया ये बात। मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट, देन उसके 3 ब्रांच हो गए, 3 ब्रांच, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स जो रिलेशन होता है वेरिएबल्स का, सिंपली रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, किसके कौन से वेरिएबल, मोशन के। डायनामिक्स कॉज ऑफ मोशन, सबसे बड़ा कॉज मोशन का क्या होता है, फोर्स होता है। एंड देन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहां तक सभी को क्लियर है? अभी आप लोगों को इसमें कुछ नोट करने के लिए है? कोई भी चाहता है नोट करना कुछ, एनीवन? या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? ओके, वेरी गुड। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स, जो पहला ब्रांच मैकेनिक्स का हम लोगों ने देखा, उसमें पहला ब्रांच था काइनेमेटिक्स। अभी काइनेमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। अभी बहुत सिंपल है, लेकिन फील करना बहुत जरूरी है। रेस्ट एंड मोशन। अभी देखो, रेस्ट के लिए ये बुक की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, then this object is said to be rest। बड़ा सिंपल है ये डेफिनेशन। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए इस टाइम पे सबको मालूम होगा मेरा ख्याल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, किसके लिए चेंज नहीं हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। भाई दो होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक उसको देखने वाला होगा, उसको ऑब्जर्व करने वाला होगा। तो यहां पर अपन लोगों ने कह दिया कि भाई अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस रेस्ट, और पोजीशन चेंज हो रहा है, इट मींस मोशन। ये दोनों डेफिनेशन सबको क्लियर है, सभी को? यस सर, यस सर। अच्छा, अब चलो, दोनों सभी को क्लियर है। अभी मैं देखता हूं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, कौन बता पाता है, प्लीज मुझे बताना। आप लोग बताएं कि जो आप जहां भी बैठे पढ़ रहे हैं, तो आपको सामने कोई रूम होगा, रूम में वॉल होगा, क्या वॉल रेस्ट पर है? आप कह सकते हैं वॉल रेस्ट पर है, ऐसा बोल सकते हैं सभी लोग? नो सर, वॉल रेस्ट पर नहीं है Sir, with respect to us, it is at rest, sir. एग्जैक्टली तरुण, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छी बात बताई कि वॉल रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू अस, मतलब हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है, हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है। बस हम इतना ही कह सकते हैं। अभी आप अगर यहां से, यहां के ग्रेविटेशनल जो भी फील्ड है उससे बाहर निकल जाओ, तो हम लोग सब लोग कहां पे रहते हैं? हम लोग सब लोग अर्थ में रहते हैं, और अर्थ के सरफेस पे रहते हैं रादर, और अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। और आपको ये मालूम है, सपोज ये अपन एज्यूम कर लें ये अर्थ है, तो यहाँ पर ये पार्ट है जहां पर हम लोग रहते हैं, सारे ओशियन है या जितने भी नदी है, सभी कुछ यहाँ पर है, जितने भी पेड़, और ये अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है। अपनी एक्सेस में क्या टाइम पीरियड होता है? अबाउट अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। 24 आवर्स में अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है, और अबव ऑल सन के चारों तरफ भी ये रिवॉल्व करता रहता है। इट मींस बेसिकली ये जस्ट उसी तरह से हुआ जैसे अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या फ्लाइट से भी ट्रैवल करते हैं, तो आपके सामने जो भी बंदा, जो भी आपका फ्रेंड या कोई भी आपका ट्रैवलर होता है, वो बैठा होता है, तो वो आपके रेस्पेक्ट में तो बैठा होता है, रेस्ट पे होता है, पर बाहर कोई देखेगा उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर नहीं होगा। इट मींस देखिए, आप एक लाइन बहुत अच्छी सी लिखी हुई है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज इम्पॉसिबल। मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता। आप कह दो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए हर एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। सन भी नहीं है। आपको सन देखो, सन वैसे रेस्ट पर है, पर मॉर्निंग में आप उठते हैं, सन आपको कहां पर विजिबल होता है? ईस्ट डायरेक्शन में, और इवनिंग में कहां पर जाता है?
जस्ट अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में। क्या सन कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता है, सन कहीं नहीं जाता है। हम लोग रिवॉल्व कर जाते हैं, अर्थ में हम रिवॉल्व कर जाते हैं, जिससे हमको लगता है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में सनसेट हो गया, या सनसेट या सनराइज कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? अभी रेस्ट और मोशन क्लियर हुआ। चलिए हम ये मान के चलते हैं, सभी को हम ये मान के चलते हैं, चलो 60% क्लियर हुआ होगा। अभी 60% क्लियर हुआ है, तो चलो और आगे उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस फ्रेम। अभी देखो बेटा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस फ्रेम सिंपल एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर कह सकते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या है? ऑब्जर्वेशन पोजीशन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई पर्सन है जो कि अभी रेस्ट पर है। यहाँ पर एक कार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मे बी ये मूव कर रहा हो। एक बाइसिकल है, मे बी ये भी मूव कर रहा हो। और अगर ये मूव कर रहे हैं, इट मींस आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v1 और बाइसिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v2, और ये पर्सन अभी रेस्ट पर है। पर क्या ये सभी के लिए रेस्ट पर है? अगर आप इस बाइसिकल वाले से पूछोगे कार के बारे में, तो ये कहेगा कार मूव कर रहा है अनटिल अनलेस दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ना हो। और अगर आप कार वाले से बाइसिकल के बारे में पूछोगे, वो कहेगा नहीं, बाइसिकल भी मूव कर रहा है। और ये पर्सन रेस्ट पर है, इससे पूछोगे, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। और ये दोनों बाइसिकल और कार वाले से इस पर्सन के लिए पूछोगे, ये कहेंगे ये भी मूव कर रहा है। कहां पर जाता दिखाई देगा? अभी कार ट्रैवल करेगा, ये सारे ट्रीज बैक साइड में जाएंगे, ये पर्सन भी बैक साइड में जाता अपीयर होगा, दिखाई देगा। इट ऑब्जर्व, इसका मतलब ये इसका अपना रेफरेंस फ्रेम है, कार का अपना रेफरेंस फ्रेम है, और बाइसिकल का अपना रेफरेंस फ्रेम है। तो रेफरेंस फ्रेम से डरने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आप कहां से किस सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इतना सा मतलब हो गया। तो बड़ी बेसिक फिजिक्स है, मैकेनिक्स का फंडामेंटल है, और हम लोग बहुत आसानी से इसको समझेंगे। आइए देखते हैं यहां पर इसी एग्जांपल में, अगर हम लोग देखें मोशन के टाइप क्या हो सकते हैं, कोई मोशन होगा उसके टाइप क्या हो सकते हैं। तो मोशन और रेस्ट समझने के बाद में अब हम लोग देखते हैं मोशन के टाइप क्या हो सकते हैं। पहला टाइप अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइप है यहां पर, एंड दैट वन इज सिंपली वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन, ये 1D मोशन क्या होता है? देखो अभी आप अगर ये 3 बॉल्स आप देख सकते हैं, एक बॉल सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल कुछ इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट मींस क्या मतलब हुआ? इफ पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब किसी भी एक एक्सिस में, अभी ये बॉल मूव करेगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज होगा। आप एक बॉल को थ्रो कर दोगे, इसका पोजीशन क्या होगा? सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा, सिंपली जेड एक्सिस में मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1D मोशन। अभी ऑल 1D मोशन विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 1D मोशन होंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन होने चाहिए। क्या वाइस वर्सा करेक्ट हो सकता है? कोई बता सकता है? सारे स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ 1D मोशन ही हो सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स मतलब 1D मोशन 2D भी, स्ट्रेट लाइन मोशन 2D भी हो सकता है, आप लोग ये कहना चाहते हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड प्रतीति एंड देवद्रिता। ओके, सो चक्रवर्ती। ओके, सो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, 1D मोशन के बारे में सभी को क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। 1D मोशन क्लियर हो गया, या तो किसी का पोजीशन एक्स एक्सिस में चेंज हो, या किसी का पोजीशन वाई एक्सिस में चेंज हो, या किसी का पोजीशन जेड एक्सिस में चेंज हो। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं, अभी फंडामेंटल चल रहा है, और अगर किसी को डाउट हो तुरंत हाथ रेज करो, तुरंत रेज योर हैंड और तुरंत बोलो,
तुरंत टीचर को पकड़ो, राइट? अभी हम लोग जस्ट एक ट्रायल क्लास है, जिस ट्रायल का मतलब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको समझ रहे हैं, आप हमारा वॉइस समझोगे, वॉइस हमारा आपसे कनेक्ट होगा, देन स्लोली वी विल कैच अप इट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टू डायमेंशनल मोशन। अभी 2D मोशन या टू डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन इसको बोलते हैं। प्लेन मींस एनी टू एक्सिस। अभी कोई भी दो, ये प्लेन वो नहीं प्लेन है जो हवाई जहाज वाला प्लेन होता है। प्लेन का मतलब कोई दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कहीं पर भी ये पढ़ रहे हैं, तो जो आपका मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप भी है वो क्या है, एक प्लेन है, बिकॉज वहां पे दो एक्सिस इन्वॉल्व है। आप अपने सामने देख रहे होंगे, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, वर्टिकली वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स और वाई एक्सिस मिलके बना सकते हैं, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंजिंग इन एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, मतलब कोई भी दो एक्सिस में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या होगा, ये टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। क्लियर है सभी को? अनेश बेटा आपको क्लियर है? अनेश, अभिनव, यस सर। क्लियर है? Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है 2D मोशन में? ओके, 2D मोशन में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम अगर इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कोई बॉल है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अभी कौन बता सकता है, अगर ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, कौन बताएगा? जल्दी से बोलो कि ये बॉल का मोशन किस प्लेन में हो रहा है, इन विच प्लेन दिस बॉल XZ plane, sir. XZ plane, sir. कौन से प्लेन में हो रहा है? Exactly. एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड प्लेन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। एक्स एंड जेड प्लेन में मूव कर रहा है बिकॉज एक्स जेड एक्सिस। अभी आप देखो ये जो प्लेन बन रहा है और ये बॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी आप यहां पर देखो, ये प्रोजेक्टाइल किसी बॉल को देखो, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड जस्ट प्रोजेक्ट करो। हेलो एवरीवन, शायद कुछ नेटवर्क इशू था। सो एनीवे, हम लोग देख रहे थे 2D मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया। सभी लोग सुन सकते हैं ना बेटा? सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी अगर देखो सब्जेक्ट के फील करने की बात है और हम लोग टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आप लोग क्लास में पढ़ रहे होते और 2D मोशन, तो 2D मोशन हम कैसे बताते हैं? बोर्ड पे ही बताते हैं, बोर्ड पे ही फिगर पर ड्रॉ करते। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 2D मोशन में भी स्ट्रेट लाइन मोशन। बेटा आज वेदर बहुत खराब है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। 2D motion may be straight line motion। सभी को क्लियर है 2D motion can be a straight line motion। अभी देखो राइटिंग ऑन बोर्ड और कॉपी इज आल्सो टू डायमेंशनल इवेंट। देखिए आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो क्या होता है, दैट इज आल्सो अ 2D मोशन। या फिर कोई टीचर है आपके बोर्ड में लिख रहा है, दैट इज आल्सो अ 2D मोशन। 2D मोशन means suppose this is y axis, this one is x axis and this one is z axis। That means suppose something is moving like this in any of two axes, that is known as simply two dimensional motion। Now let us move to the 3D motion, three dimensional motion। अभी देखो बेटा 3D motion means if position of any object is changing in all three axes, along all three axes, that means x, y, z, and that will be simply three dimensional motion। इसको आप देखते हैं गैस मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन भी करते हैं, या फिर आप देखिए कोई बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, दैट इज आल्सो अ 3D मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। सो ये तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी को क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? अनेश, अभिनव, 3 डायमेंशन मोशन पूरे क्लियर हो गए सभी को? मोना कुमारी, सभी को क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, आप में से कौन बताएगा क्या एक्चुअल में हम लोग 3D तक आए, 4D पे नहीं गए, 5D पे नहीं गए, 6D पे नहीं गए? Why it is only 3D तक? मतलब ऐसा क्यों हुआ? काउंटिंग 3D पे बंद हो गई, हम 4D पे क्यों नहीं गए? कौन बता सकता है आप में से? क्या 4D पॉसिबल है या 5D पॉसिबल है? Yes, 4D is possible because due to say space time, but we have stopped in 3D motion
because there are no more real dimensions that we can analyze. Okay, and you mean to say 5D is not possible, right? I think so, sir. ओके सी अभी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस तो ठीक है, जो हम लोग जेई एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी जेई या एडवांस या मेंस का देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 3D इज ओके, दैट इज कंप्लीट, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम देखें जो अभी तक एक्चुअली होता क्या है, जो अभी तक साइंस जहां तक सोच सका है, टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट या और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट से अभी तक साइंस जितना समझ चुका वहां तक 11D तक है। 11D मतलब 11th डायमेंशन में जाके ऐसा साइंस का मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, नॉट प्रैक्टिकली, कि 11th डायमेंशन में जाके टाइम कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस up to 11 dimension, 4D, 5D, 6D, 7D and up to 11 dimension it is possible। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा ही होगा, पर इट इज ऐसा नहीं होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। अगर आप आगे जैसे आप लोगों में से इंजीनियरिंग में कोई कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल दैट, जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में, और अगर वो स्पेशली फिजिक्स लेना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन जब आप उस पर डीप में पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे, फिजिक्स को रिसर्च करोगे और पीएचडी वगैरह करोगे, तो आपको वहां पर मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, वहां पर आप देखोगे डिटेल में, क्योंकि मैंने खुद भी पीएचडी नहीं किया, बहुत डिटेल में मैं भी नहीं जानता। हाँ, जितना पढ़ा है मैं उतना ही बता सकता हूँ कि 11 डायमेंशन में टाइम कांस्टेंट होता है, अदरवाइज बाकी सारे डायमेंशन में टाइम वेरिएबल होता है। हाँ, ह्यूमन के लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग we cannot even feel, we cannot see beyond 3D। हम 4D को देख नहीं सकते, 4D को सुन नहीं सकते, पर ऐसा ऑन पेपर प्रूव किया जा सकता है। साइंटिस्ट लोग ऑन पेपर इसको प्रूव कर चुके हैं, 4D 5D एंड सो ऑन, राइट। सो बहुत अभी सफिशिएंट इसके कोई ऐसे एविडेंस भी नहीं है, सो वी कांट से हमारे सिलेबस से वैसे बाहर की चीज है। तो ये तो 3D की बात हो गई। अभी आप लोग देखें 3D का एग्जांपल मैंने बताया, कोई बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, वो अगर फ्लाई कर रहा है, कोई इंसेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है, उसको हम लोग एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग देखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली, तो आप सारे डिटेल में एनिमेशन इनको देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं 2D 3D ह्यूमन, इंसान के लिए। आप लोग बिल्कुल क्लियरली बताइएगा, ह्यूमन क्या हम लोग 1D में चल सकते हैं? सभी कहेंगे हाँ चल सकते हैं। 2D में चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। 3D में चल सकते हैं? कौन बताएगा? Yes, sir. सर जब हम लोग जंप करते हैं तब मतलब 3D। हाँ कह सकते हैं। So like हम लोग स्टेयर्स, हम लोग सीढ़ियों पे जो चलते हैं तो वो 3D मोशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर लोअर कॉर्नर से और जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे स्टेयर्स हो कोई और उस पे जाएंगे, दैट विल बी 3D मोशन। दैट विल बी नेचुरल फॉर्म में चलना, मतलब क्योंकि हम लोगों को ग्राउंड के कांटेक्ट में रह के चलना होता है, या फिर जंप करें, दैट इज उस छोटे से मोमेंट के लिए हम 3D में पॉसिबिलिटी है, हम चल सकते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? तो हम लोग Yes, sir. हाँ, मोशन के कितने 1D 2D 3D सभी को मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी, 3D मूवीज होती है। 3D मूवीज में क्या खास बात होती है? 3D मूवीज में जब आप स्पेक्स या जो गॉगल दिए जाते हैं आपको, जब आप उसको लगाते हैं तो आपको क्या अपीयर होता है? आपको अपीयर होता है कि हम लोग भी वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी अगर हिस्टोरिकल मूवी होती है, तो हिस्टोरिकल मूवी में क्या लगता है? हम लोग भी वहां पर बैठे हैं। जैसे लास्ट हिस्टोरिकल मूवी थी, वो मैं उसका नाम पद्मावत करके शायद नाम था, वो 3D में मैंने लास्ट देखा था, उसके बाद से मैंने कोई मूवी नहीं देखी। तो उसमें अगर आप स्पेक्स पहनो तो उनका जो पूरा दरबार लगा होता था, खिलजी का शायद, तो ऐसा लगता था हम भी उस दरबार में हैं कहीं, ऐसा फील होता है। एंड दैट इज सिंपली आप इल्यूजन कह सकते हैं, या हमारे ब्रेन और जो आईज में जो एक कनेक्शन है उसकी वजह से ऐसा फील होता है, ऐसा हमको फील आता है कि यस हम लोग भी वहां पर इन्वॉल्व हैं। दैट्स व्हाई अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। दैट्स व्हाई अभी 3D आने लगा। तो सभी को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में 1D 2D 3D के बाद में अब आ जाते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बहुत छोटी क्लास में भी बताया जाता है सभी को, एंड दैट इज बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म में सबसे पहला बेसिक टर्म है एंड दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को
ज्वाइन कर दो। फॉर एग्जांपल यहां से आपने स्टार्ट किया ट्रैवल करना, ये गए आप यहां पर गए, ऐसे गए और ये मूव करते हुए और अल्टीमेटली यहां पर पहुंच गए। अभी बहुत घूम घाम के आए आप, सपोज आपको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना था, आप घूम घाम के यहां पर पहुंच गए। अभी आपसे कोई पूछता है यस आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप क्या करोगे, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे और इसको मेजर कर लोगे एंड दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होगा। या दूसरा डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, अभी देखो किसी ने अगर वेक्टर स्केलर नहीं पढ़ा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। अभी हम लोग यहाँ पे जिसने पढ़ा है ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं दैट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसने नहीं पढ़ा उसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये हम लोग बताएंगे इसको डिटेल में। फिजिकल क्वांटिटी कोई होती है, सो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो n और जिसके पास कोई ना कोई प्रॉपर यूनिट हो, तो वो फिजिकल। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, अभी फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप क्लासिफाई करते हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर और एक होता है टेंसर, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का एग्जांपल, कोई बता सकता है आप में से, प्लीज जल्दी से बोलो। नेगेटिव किस सिचुएशन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? यस संसा बेटा आप बता सकते हैं? Yes, so like for example, I travel like from one side. I don't know how to explain it. ओके देखो बेटा सिंपल सा, अगर आपको समझ में आ जाए तुरंत बोलना। यहां से अपन लोग चलना स्टार्ट किए और ये कहीं पे गए, वापस आए और यहां पर पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, राइट। और थोड़ा बियॉन्ड हो गए तो दैट वन इज व्हाट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। Yes, so that's what I wanted to say. एग्जैक्टली या फिर आपने अब ये कह सकते हैं कि आप अपनी बालकनी पे गए या टेरेस पे गए, वहां से कोई बॉल बहुत ताकत से अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया और फिर आप अपने टेरेस से वापस दौड़ के आ गए नीचे ग्राउंड पे, अपने लॉन में आ गए और वहां पर उसने उसको कैच, आपने कैच कर लिया बॉल को, तो आपके टेरेस से और आपके ग्राउंड या लॉन तक जो भी हाइट होगा दैट विल बी द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। So you people got that negative displacement का meaning क्या होता है? All of you? Yes, sir. Okay. Yes, now, sir. Okay. Now move to the next one, and this one is distance. Okay. What is distance? Distance being a scalar quantity, this is simply length of actual path traveled by any object. कोई भी object है, वो कितना रियल में क्या पाथ होगा। देखो कोई पर्सन अपन देख रहे थे, यहां से मूव किया था, ये ऐसे गया था, यहां गया था, यहां गया था और ये ऐसे कुछ इस टाइप से मूव करके यहां पर पहुंचा था। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसी को मेजर कर लो और इसी का जो मेजरमेंट होगा that will be the distance, or distance always a scalar quantity, that means never decreases, always positive। तो अपन ये कह सकते हैं डिस्टेंस कभी भी किसी का डिक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज नहीं करता है। अच्छा ये बताइए आप लोग स्कूटी, कार, जो भी आपके पास, जैसे भी आप जाते होंगे स्कूल या कहीं घूमने जाते होंगे, तो वहां पर एक स्पीडोमीटर होता है। सभी को मालूम है स्पीडोमीटर क्या होता है? Yes, sir. वो स्पीडोमीटर की Yes, जो sir. रीडिंग होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टेंस होती है? Distance. डिस्टेंस। वेरी गुड, एग्जैक्टली। क्योंकि जब भी आप गाड़ी शोरूम से निकालते हैं उसका रीडिंग होता है 2, 5, 7, 10 किलोमीटर। उसके बाद आप उसको चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर उसका रीडिंग कभी बैक नहीं होता। टेक्निकली मतलब इन जनरल कंडीशन वो बैक कभी नहीं हो सकता, इंटेंशनली आप अगर उसको बैक ना कराएं, अदरवाइज वो बढ़ता रहेगा, कभी 50,000 हो जाएगा, देन 1 लाख, देन मोर देन 1 लाख, कुछ इस टाइप से उसका रीडिंग ऑलवेज इंक्रीज करता रहता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से
या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। इक्वल कब हो सकता है? इक्वल हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। अभी देखो ये कैसे आया, अभी ये कैसे आया? सिंपली आपने दोनों तरफ क्या किया? डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। हियर इट इज डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी आपने डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गया, इट इज 1 मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो यहां तक तो क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू? बेसिक sir. फंडामेंटल Yes, टर्म sir. आई डोंट थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। ओके, सभी को क्लियर है? हाँ, ओके। Yes, sir. अभी देखते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहां पर एग्जांपल में, पर्सन इज मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये पर्सन था और ये 3 किलोमीटर। अच्छा, कॉपी में डायरेक्शन अपन लोग क्या एज्यूम करते हैं? कॉपी में डायरेक्शन अपन लोग हमेशा ऐसे एज्यूम करते हैं, नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ and then it will be east E and here it is west and then it will be south। न्यूज, समाचार या न्यूज आते हैं। तो हम लोग कॉपी में हमेशा, आप किधर भी बैठे हो, किधर भी फेस करके बैठे हो, आपके जस्ट सामने जिधर आप देख रहे हैं वो नॉर्थ साइड होता है। ओके, और बैक साइड में साउथ होता है। जो आपका राइट हैंड होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो एग्जांपल क्या कहता है? पर्सन इज मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आप देख सकते हैं, दिस पर्सन इज मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अभी पर्सन ऐसे जा रहा था तो लेफ्ट साइड तो इधर हो गया, इसका लेफ्ट टर्न लिया एंड मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी 3 किलोमीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया। देन पर्सन टेक अ राइट टर्न फर्दर। यहां पर पहुंचने के बाद में पर्सन ने एक राइट टर्न लिया एंड इट इज मूविंग 1 किलोमीटर फर्दर ड्यू ईस्ट, 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट और फाइनली यहां पर पहुंच गया। क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन। सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? सभी को मालूम है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 3 plus 3 plus 6, 3 plus 3 6 plus 1 7 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट। अभी नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका लेंथ अगर अपन लोग मेजर कर लें, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके लिए क्या करते हैं? देखो थोड़ा सा अगर आप ये मेथड अप्लाई करें, यहां से आप देखो इट इज 1 किलोमीटर, सो इट विल बी आल्सो 1 किलोमीटर एंड दैट मींस ये टोटल बन जाता है, कितना बन जाता है बेटा? 4 किलोमीटर बन जाता है। एंड देन इट इज द वर्टिकल, इट इज 3 किलोमीटर। अब नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस में आप देख सकते हैं ये आपको टोटल 3 किलोमीटर आया है और ये टोटल आया हुआ है 4 किलोमीटर। नाउ इसको वेक्टर, यूनिट वेक्टर से भी कर सकते हैं। अभी आपको ये कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी व्हाट? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 मींस इट विल बी 5 kilometer. So 5 kilometer will be the total, we can say, displacement. So total displacement of this person. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन था। सभी को क्लियर है? Yes, sir. All of you? Okay. अभी आप लोग ये बताओ मेरे को कि जैसे हम लोग, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं इस तरह से, अभी हम लोग इसमें और भी इम्प्रोवाइजेशन और भी चेंजेस करेंगे, जैसे अभी एनिमेशन वगैरह इसमें डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोगों को बुक्स, आप लोगों ने अभी कोई बुक्स ली है फिजिक्स में? सभी लोग बताएं भाई, कोई एनसीईआरटी ली होगी, आई होप सभी ने ली होगी। ओके, इसके अलावा आप लोग कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं? मुझे 1 by 1 बताएं। पहले अभिनव बेटा आप बताओ। अभिनव, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Sir, AC Verma and DC Pandey. Very good, very good, very good, very good. SC वर्मा, अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 11th में कौन सा चैप्टर चल रहा है? Sir, thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स। आप 11th में हैं?
नहीं सर ड्रॉप लिया है। ओके ओके ओके, थर्मोडायनामिक्स सर मींस आप मैकेनिक्स फिनिश कर चुके हैं, राइट अभिनव? सर यस, वन बाय। ओके ओके, तो आपने मैकेनिक्स एससीबी से पूरा कर लिया है, पूरा अच्छे से? नहीं सर। ओके, अभी आपका नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग देखो, हम लोग एससीबी तो करना ही करना है, ठीक है? एससीबी में एक्सरसाइज प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एससीबी या कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का मेन दम है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक्सरसाइज में लास्ट के कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें मेन पोटेंशियल होता है। ऑब्जेक्टिव में भी जो मल्टीपल चॉइस है, दे आर जस्ट किलिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप उसमें मैनिपुलेट करके आंसर ना निकालें, जबरदस्ती ना करें। तो एससीबी इज अ वेरी फाइन बुक, वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है। बेसिक फंडामेंटल से लेके आपको एक एवरेज लेवल तक कॉन्सेप्ट वहां पे बिल्ड होता है। सो इसके बाद अनेश बेटा आप बताएं, आप कौन सा चैप्टर अभी आपके वहां पढ़ाया जा रहा है? अनेश, कैन यू हियर मी? अनेश, अनेश शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। ओके, देवद्रिता बेटा आप बताएं। ओके Sir, H.C. Verma and the books from Christian ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड बेटा, आप लोग and एससीबी अच्छे से NCERT करना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप लोगों के डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स सारे लाइव बताऊंगा, मैं लाइव बताऊंगा। इसके अलावा एससीबी के जो भी डाउट्स हैं क्लियरली, जब भी मैं कोई चैप्टर फिनिश करूंगा तुरंत एससीबी पूरा करना है, इंक्लूडिंग एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, ऑल द। एंड देन आपको, अगर आप लोग एरोडो करना चाहते हैं तो करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन एरोडो के भी अबाउट 60-70% दे आर वेरी गुड। इसके अलावा फिर जो बचता है आप और कोई बुक करो इसके बाद, अगर आपके पास टाइम एनर्जी बचता है। और साथ में आप और भी बहुत सारे, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, सभी जगह पर अवेलेबल है। आपके पास टाइम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको, क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, और बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है ओलंपियाड के लिए देख रहे हो, ओलंपियाड के लिए भी आप अच्छी बुक्स आती हैं, और वो हम लोग उनको करते जाएंगे। आज हमारा जस्ट एक जो देखना था कि भाई ये क्लास है, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें और क्या, अगर कुछ और इम्प्रोवाइजेशन या कुछ और इम्प्रूवमेंट, तो आप लोग बताओ क्या और इसमें हो सकता है, कुछ और करना चाहिए, या आप लोगों का कुछ और तरह का वो है? एनीवन? अभी तक हमने पढ़ा फ्रॉम फिजिक्स, फिर मैकेनिक्स, देन 1D 2D 3D बेसिक टर्म, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो इसमें क्या और आप लोग और चाहते हैं? एनीवन, कोई भी सजेशन है प्लीज लेट मी नो। एनीवन? मोना बेटा, कोई सजेशन है आपका? नो सर। सर हम ये पूछना चाहते थे कि अब आप मतलब चैप्टर भी ऐसे लाइव क्लास पढ़ाएंगे? हाँ, लाइव क्लास ही होगी। लाइव का मतलब अभी लाइव ही तो बैठे हुए हैं अभी तो। नो सर, लेकिन उसमें डाउट क्लियरिंग होता था ना, अब मतलब चैप्टर को एक्सप्लेनेशन भी मतलब उसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम चैप्टर 1 2, और बिल्कुल सारे चैप्टर, एग्जांपल, एक्सरसाइज और डाउट क्लियरिंग में तो मतलब कम टाइम मिलता था। यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट रेगुलर वे में क्लास होगा, और थ्योरी पूरी डिटेल में बताई जाएगी। कोई और बेटा आपका मोना, और इसमें आप चाहते हैं? नो सर। लाइव क्लास होगा, और बिल्कुल रेगुलर वे में लाइव क्लास होगा। देन तरुण बेटा, तरुण, विघ्नेश। सर मुझे कोई डाउट्स नहीं है सर। नहीं, डाउट्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें क्या और सजेस्ट कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? ओके 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 ओके, सो अभी आपको और कोई सजेशन है तरुण बेटा आपका? नहीं सर। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोग जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? पढ़ा नहीं बल्कि डिस्कस कर रहे थे, और बस एक ऐसे था कि भाई हम भी समझे और क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और क्या इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, और इंप्रूव करते रहेंगे हम लोग। और आपका किसी का कोई और भी हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, और हम लोग फुल फ्लैश स्टार्ट करेंगे, राइट? और आपका क्लास होगा, प्रॉपर क्लास होगा, ओके?
और भी जो इसमें कमियां हैं वो भी हम लोग मीनवाइल इसको सही करेंगे, और भी जो इसमें एडिशन। हाँ बेटा, yes. So we will have for all subjects like maths, physics, and chemistry. Yeah. Oh, for all subjects. For all subjects. For all subjects. Okay, बेटा? Okay. So, और किसी का? अनेश बेटा? Yes, sir. हाँ, बताओ तुम्हारा कोई कुछ भी आपका सजेशन है, क्या करना चाहिए? ऐसे आपको अच्छा लगा, मजा आया? अभी हम लोग आज पूरी तरह फुल प्लस पूरे वेपन लेके नहीं आए, अभी एनिमेशन वगैरह और डालेंगे और एडिशनल स्लाइड्स डालेंगे और एडप्ट करेंगे, तो और मजा आएगा आपको। आपका कोई सजेशन हो कि सर ये और ऐसा कर दो, ऐसा वैसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ ऐसा हो बताओ। नहीं सर, कोई सजेशन नहीं है। समझ में आया आपको? आज मजा आया? हाँ सर, यस। पक्की बात है एकदम? यस सर। ओके। सो ऑल ऑफ यू देखो, अभी आज तो हम लोगों ने जो भी किया है, हम लोग इसके बाद आप लोग और भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है? और हम लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे और पूरा रेगुलर वे में सिलेबस होगा, राइट? जो भी फ्रॉम चैप्टर 1 टू एंड अप टू एंड, उसमें जो बुक्स हैं वो भी आपको करने हैं, वो भी आप उसके भी डाउट्स आप पूछेंगे। ऑलमोस्ट डेली हम लोग क्वेश्चंस भी अच्छे से अच्छे एग्जांपल, टफर एग्जांपल और अच्छे लेवल के एग्जांपल, एडवांस लेवल के एग्जांपल और डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने का मतलब आप बैठे हो, हम बैठे, और जैसे मेरी आदत है कि भाई अभी आप लाइव बैठे हो, अगर आप में से किसी ने वीडियोस देखे होंगे तो वहां पर मैं नहीं पूछ सकता भाई समझ में आया, आपको समझ में आया, बताओ भाई, सब लोग बताओ। और अभी हम लोग जब इसको करेंगे तो आपको मैं हर 2 मिनट में पूछूंगा भाई किसी को समझ में नहीं आया है, कहीं किसी को डाउट हो तुरंत बोलो, तुरंत पूछो, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और डाउट कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल पूछो। कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है, एवरीडे आपको उसके लिए भी टाइम मिलेगा। आप जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी उसमें भी आपको टाइम मिलेगा, आप बिल्कुल बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं। और किसी का भी पूछो, आप ये नहीं कहूंगा मैं कि एक्स कोचिंग का क्यों लिया है, वाई जेड कोचिंग का क्यों लिया है, या वाई बुक का क्यों लिया है, जेड बुक का क्यों लिया है, मैं कभी नहीं कहता। भाई आप पूछोगे, या तो मैं उसको कर लूंगा या मैं बोलूंगा भाई बेटा अभी नहीं, मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। 2 ही चीजें पॉसिबल है, तीसरा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? और सब्जेक्ट की फिजिक्स से सीखने का मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरी इतना एज होने के, इतने साल पढ़ाने के बाद आप सीख रहे हैं। आपके सामने एक टारगेट है, एग्जाम है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो बिना हेजिटेशन के सब्जेक्ट को आप अगर क्लियर करोगे, डेफिनेटली आप लोग सभी लोग जेईई एडवांस में ऐसा ला सकते हैं कि आपको अच्छा आईआईटी मिल जाए। सो आज हम लोग इसको एंड करते हैं यहाँ पर। ऑल ऑफ यू, किसी को अभी भी कोई डाउट, कुछ भी पूछना है किसी भी उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? अनेश? यस सर। सर, पोस्ट द डाउट्स इन द चैट। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में आपने लिखा है आई हैव फ्यू डाउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड क्लास एंड लाइव क्लास? बहुत डिफरेंस है बेटा। रिकॉर्डेड में हमने जो अपने मन से सोचा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम डाउट आ सकता है, वो चीज हमने एक्सप्लेन किया, एनिमेशन डाला। और लाइव क्लास में हमने मन से सोचा, वो तो अलग बात हो गई। हम आपसे पूछ भी रहे हैं, बताओ भाई ये समझ में आया, बताओ भाई ये समझ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप वहीं पे रोक के रखो मुझे, नहीं सर नहीं समझ में आया, नहीं मेरे को ऐसे नहीं वैसे बताऊंगा, मैं वैसे नहीं ऐसे बताऊंगा, 10 तरीके से बताऊंगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में बहुत बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप ऐसे सोचो कि कोई बहुत बड़े, जैसे जो हमारे सरदार पटेल या बहुत बड़े बड़े विवेकानंद जी, उनकी बुक्स पढ़ना और उन्हीं बुक्स के बारे में उनसे बैठ के बात। आई एम नॉट विवेकानंद, मैं उनके कहीं आसपास भी नहीं हूँ, उनके आसपास तो छोड़ो, मैं उनकी पैर की मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ, उसके बराबर भी कभी हो गया तो सोचूंगा लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो इट इज नॉट लाइक दैट, ओके? तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है। फिर आपने पूछा आई हैड पेड फॉर 4 ईयर एंड सो मच, सो अब ये बेटा, ये जो टेक्निकल बात है ये आप टीम से करना। सब्जेक्ट के बारे में आप मुझसे कुछ भी, आप मुझसे जिद करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, सब्जेक्ट के लिए झगड़ा करो, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? एंड ओके, हाँ, जो आपके लाइव डाउट्स हैं दे आर आल्सो वी विल कंसीडर इट। सो अनेश, और सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे कभी भी झगड़ा कर सकते हो, ओके बेटा? अनेश? ओके सर। ओके, और किसी को? एनीवन? No, sir. आप लोग प्लीज, अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे, एनर्जी नहीं दिख रही है। जैसे क्लास में आप लोग ऐसे बोलते क्या? मतलब क्लास में जब आप फिजिक्स का क्लास स्कूल में लेते होंगे
तो कि जैसे टीचर बोला हाँ भाई सभी को क्लियर है, तो ऐसे ही चुप है सभी लोग, कोई ताकत नहीं है, किसी के पास कोई एनर्जी नहीं। और आप देखो मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, एनर्जी है। यस तरुण। So would we have doubt classes? या श्योर डेफिनेटली। अभी आप जैसे ये थ्योरी का क्लास होगा, उसमें डाउट भी, जो भी आपके डाउट्स होंगे चैप्टर, अभी तो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, राइट, फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए जो क्लास चलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट होगा। अभी उस कंडीशन में आपका डाउट किसी और चैप्टर का, वो भी आपको टाइम मिलेगा, वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग क्लास आप वो चैप्टर से रिलेटेड, और बाद में जो टाइम मिलेगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तरुण, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके बेटा? Yes, sir. ओके ओके, सो क्या हम लोग अभी इस क्लास को एंड करें बेटा? किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, will we be notified before the doubt session takes place? ओके श्योर, मैं आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है वहां पर डाउट सेशन के लिए? Sir, in the chat box. ओके ठीक है बेटा, ठीक है, डेफिनेटली विल कंसीडर इट। ओके, और अभी तो देखो ये रेगुलर क्लास चलेगा, इसमें जब भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, इसमें सारे डाउट होंगे, और जो अभी आपका प्रीवियसली डाउट का इशू था, वी विल डेफिनेटली कंसीडर इट। मैं बिल्कुल श्योरली आपको बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay, madam. Okay, so now we are going to finish this class, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. All the best, all of you. Thank you, sir.